सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है तुम मछली ही हो। फिर आगे पीछे खेल में हम लोग शब्दों को वाक्यों में ठीक ढंग से प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद समझेंगे विरुद्धार्थी शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे लीटर और मिलीलीटर के रूपांतरण को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल धूम। फिर हल करेंगे कुछ शाब्दिक सवालों को। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है माई फ्रेंड्स। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे ज़ू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। रोज की तरह ही हम खेल खेल में कुछ सीखेंगे। हमारा ये साथ तो 1 घंटे बना रहेगा, पर ये 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जब इतनी सारी मस्ती में पढ़ाई होती है तो समय का पता ही नहीं लगता। अपने सारे भाई बहनों और दोस्तों को बुला लीजिए अपने साथ ये शो देखने के लिए। हम आज हिंदी और गणित सीखेंगे। हिंदी में हम कुछ कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ खेल खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी कहानी से। बिट्टू की काकी आज सुबह सुबह कहाँ गई थी? आज मैं और बिट्टू तालाब में मछलियों को देखने गए थे। हाँ काका, खूब मजा आया मछलियों को देखकर। अरे वाह, क्या देखा? जरा हमें भी तो बताओ। काका, तालाब की मछलियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं। और मछलियाँ कभी इधर तो कभी उधर, कभी नीचे तो कभी ऊपर आ जा रही थीं। उनका घर ही वही है, इसीलिए इधर उधर घूमती रहती हैं। सिर्फ इधर उधर घूमी नहीं, उछल भी रही थी। कितना अच्छा लग रहा था जब झुंड में घूम रही थी। अच्छा, और क्या देखा? सिर्फ देखा ही नहीं, देखने के साथ साथ किया भी। मतलब मैंने कागज की मछली बनाकर पानी में डाली। क्यों बिट्टू की काकी, तुमने भी कागज की मछली बनाकर पानी में डाली? जी हाँ। पर काका, हमारी मछली पानी के अंदर गई ही नहीं। कागज की मछली भला पानी के अंदर कैसे जाती? हाँ, अगर प्लास्टिक की डालें तो? कभी कागज की कभी प्लास्टिक, कुल मिलाकर बनावटी मछली की बात कर रही हो। बनावटी मछली? कुछ समझी नहीं।
हाँ काका, जरा विस्तार से बताइए। बनावटी मछली मतलब फोम, कपड़े, धातु और प्लास्टिक की बनी मछलियों की बात कर रहा हूँ। फिर से आप पहेली बुझाने लगे। एक कहानी सुनाता हूँ तो तुम्हें इन पहेलियों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी बात है। अब आप मीना से सुनिए कहानी तुम मछली ही हो। लेखन शबनम मिनवाला, चित्रांकन अधिजरा घोष, अनुवाद मधुबाला जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। समुद्र में कुछ अजीब सी मछलियां तैर रही हैं। वे साधारण मछलियों जैसी ही लगती हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार भी करती हैं, लेकिन वे धातु और फोम, कपड़े और प्लास्टिक से बनी हैं। पुआ पावा, पुआ पावा। रोबो ट्यूना दूसरी ट्यूना मछलियों की तरह बहुत तेजी से और बहुत दूर तक तैरती है, लेकिन यह पानी के अंदर काम करने वाली सिपाही भी है। यह समुद्र में तस्करों और समुद्री डाकुओं का पीछा करती है। शिर शिर शिर। सोफी एक नर्म रोबोट है जिसकी गलफड़े और पूंछ है। यह समुद्र की तलहटी पर जीवों और वनस्पतियों के वीडियो बनाती है। मछलियां उससे डरती नहीं हैं, उसके साथ तैरती हैं। जेलीफिश रोबोट जल से बना है। यह अपने नर्म पारदर्शी पंजों से मछलियां पकड़ता है। यह बिना किसी को दिखे सब जगह तैरता फिरता है। रोबोट ईल का शरीर लंबा, काला और आंखें लाल होती हैं। किसी दिन शायद यह समुद्र की तलहटी पर रह जाए और वहां टूटी नालियों और मशीनों की मरम्मत कर पाए। ऑक्टोबॉट एक छोटे अष्टभुज जैसा दिखता है। किसी दिन यह समुद्र में लापता हो गए लोगों की तलाश कर सकता है। नन्हे तैराक बाट्स पानी में मौजूद कीटाणुओं को मार सकते हैं। किसी दिन ये अजीब सी नई मछलियां बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक तैरेंगी। वे हमें समुद्र की गहराई में छिपे राज बताएंगी। बोट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या छोटी मशीन होती है जो सरल कार्यों को बार बार कर सकती है। रोबो ट्यूना, सोफी, जेलीफिश, रोबोट, ईल, ऑक्टोबार। बहुत खूब बिट्टू के काका, शानदार कहानी थी। मतलब तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। सिर्फ जवाब ही नहीं मिले, जानकारी भी बढ़ी। पर कुछ और चर्चा कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो काकी आप बताइए, समुद्र में क्या तैर रही थी? समुद्र में मछलियों के साथ धातु, फोम, कपड़े और प्लास्टिक से बनी मछलियां भी तैर रही थीं। काका अब आपकी बारी। रोबो ट्यूना मछली क्या काम करती है? रोबो ट्यूना समुद्र में तस्करों और समुद्री डाकुओं का पीछा करती है। बहुत खूब। अब आगे के प्रश्न टीवी देख रहे बच्चों के लिए हैं। ग्रेट काकी। पहला प्रश्न, सोफी मछली क्या काम करती है? दूसरा प्रश्न, ऑक्टोबोट कैसा दिखता है? तीसरा प्रश्न, रोबोट ईल का शरीर कैसा होता है? चौथा प्रश्न, जेलीफिश रोबोट किस चीज से बना हुआ है? पांचवा प्रश्न, आप भी अलग अलग मछलियों के नाम पता कीजिए और लिखिए। काका प्रश्नों को नोट करने के बाद बच्चे खेल का इंतजार कर रहे होंगे। यह तो अच्छा याद दिलाया तुमने। जब बिट्टू ने याद दिलवा ही दिया तो खोलिए पिटारा। हाँ, मैं कब पीछे हट रहा हूँ। तो शुरू कीजिए खेल। हाँ काका। बस इतनी सी बात। चलो खेलते हैं खेल।
आगे पीछे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं खेल आगे पीछे। इस खेल में अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाना है। तो चलिए खेलते हैं इस मजेदार खेल को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डरली, डरली। तो अक्षरों को आगे पीछे करके हमें शब्द को सही करना है। तो क्या करें, इसमें र को पहले लाते हैं। इसको अगर यहाँ लाएं, मुझे लगता है ली को पहले लाते हैं। ली डर, लीडर। अब मुझे लग रहा है कि ये शब्द जो है सही है। ठीक है, देख लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है कतीने। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ती को नहीं, नए को लाते हैं पहले। नैतिक, नैतिक। मुझे लगता है कि अब ये सही है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब यहाँ है झारल, झारल। तो क्या बनेगा शब्द, आप भी बनाते रहिए अपनी कॉपी पे। देखते हैं आप पहले बनाते हैं या मैं बनाता हूँ। अगर इसको र को पहले लाएं तो र झाल, नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको अगर और ल र झा, देखते हैं अब सही है या नहीं। ओ, गधा बोल रहा है, इसका मतलब ये शब्द सही नहीं है। तो सबसे पहले झा को लाते हैं। यहाँ लाया झालर, झालर। अब मुझे लग रहा है कि ये सही शब्द है, देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। और अब है इसको, मुझे लगता है कि रू को पहले लाते हैं और ये रूकणा। देखते हैं अब सही है या नहीं। ये नहीं है सही। तो अगर हम क को पहले लाए, करुणा, करुणा। अब मुझे लग रहा है कि ये सही है ये शब्द। चलिए देख लेते हैं। अरे वाह, मजा आ रहा है इस खेल में शब्द बनाने में। आपने कितने बना लिए? आपने भी सही बना लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको बनाते हैं, जल्दी से आप भी बनाइए इसको। का को अगर हम पहले लाएं, का बना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। का बन, काबन, या देखते हैं सही है क्या। नहीं, ये सही नहीं है। तो अब इसको लाते हैं, हाँ, बनका। नहीं, इसको न को पहले लाते हैं, का को बीच में लाते हैं। अब मुझे समझ में आ गया क्या बना। आपने बना लिया, बहुत बढ़िया, नकाब। बिल्कुल, देखते हैं अब सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब है राल का। तो अगर ल को पहले लाएं तो क्या बन रहा है, लराका। अगर बीच में लाते हैं तो लकारा। मुझे लगता है कि ला को पहले लाके देखते हैं, रा को, रा ल का। अब देखते हैं सही है। नहीं, ये सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा। ल कारा। ये अगर हम काराल, काराल या कालरा, ये लग रहा है सही है, देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब है लकचा। लकचा तो कोई शब्द नहीं होगा, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो क को पहले लाते हैं, क को पहले लेके आ गए, हाँ, कलचा। ये भी समझ में नहीं है, कचाल या
अगर चा को पहले लाएं, चाकल, और ल को बीच में ला देंगे तो क्या बना? चालक, चालक। सही है, आपने बना लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही है। बिट्टू के काका खूब मजा आया। क्यों बिट्टू? वास्तव में अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाने में खूब मजा आया और सीखने को भी मिला। बिल्कुल। फिर लगे हाथ एक और खेल हो जाए। मतलब आज तुम्हारी काकी कोई भी काम नहीं करेंगी? मैंने ऐसा कब कहा? काका, आप कहना क्या चाहते हैं? अब समझाना भी पड़ेगा। जी हाँ। मैं कह रहा था, कहानी से लेकर खेल तक मैंने ही सब कुछ करवाया, तुमने क्या किया? जवाब दूं? हाँ हाँ, भाग्यवान। तो सुनिए, मैंने कहानी सुनने और खेल खेलने का काम भी तो किया। तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। अब आगे न बोलते हुए खेलते हैं खेल शब्द ज्ञान विलोम। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है शब्द ज्ञान विरुद्धार्थी। इस खेल में हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार खेल को। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे हमें लगाना है। तो हार का विलोम शब्द क्या होगा? इन शब्दों में से हमें ढूंढकर यहाँ पे लगाना है हार के आगे। तो हार का क्या होगा विलोम शब्द? मुझे लग रहा है कि जीत होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जीत को यहाँ लगाते हैं। और दाता, दाता मतलब देने वाला। तो दाता का विलोम शब्द क्या होगा? मुझे लग रहा है दाता का पराया, दोष, विष, निर्जीव, याचक होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। अपना, अपना का तो मुझे पता है, पराया। यहाँ लगा दिया हमने इसको। और गुण, तो गुण का होगा दोष। हाँ, अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ें, मजा आ रहा है ना इस खेल में, विलोम शब्द को जानने में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे है दिन। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो आपको जरूर पता होगा, है ना? रात। देखते हैं सही है या नहीं। और सुख, सुख का क्या होगा? वाचाल, डरपोक, वृद्ध, निर्जीव, दुख। तो सुख का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि दुख होगा। चलिए देख लेते हैं। दुख कर दिया मूक। तो मूक का रात, डरपोक। देखते हैं कि डरपोक तो नहीं होगा कहीं। और तरुण, तरुण का मुझे लग रहा है कि रात होना चाहिए। क्या लगता है आपको, यही करें? चलिए देखते हैं, रात। अब देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ये दोनों गलत हो गया। तो मूक का होगा, मुझे लग रहा है कि वाचाल करके देखते हैं, वाचाल। और तरुण, तरुण का वृद्ध, निर्जीव, निर्जीव देखते हैं। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। Better luck next time. एक तो गलत ही रह गया। ये गलत ही रह गया। निर्जीव तरुण का वृद्ध, अभी अगले बार करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है शुद्ध। तो शुद्ध का क्या होगा? कम, मृत्युपूर्ण, गतिशील, अशुद्ध, दानव। मुझे लग रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध आपने भी सुना होगा, तो मुझे लगता है कि अशुद्ध होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और अधिक, अधिक का भी आपको पता होगा पक्का, कम, है ना? तो कम है क्या इसमें? ये रहा कम। तो चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। और रिक्त, रिक्त का, रिक्त मतलब खाली,
तो रिक्त का मृत्यु, पूर्ण, गतिशील, अशुद्ध, दानव। तो मुझे लग रहा है रिक्त का होना चाहिए पूर्ण। देख लेते हैं। और मानव का गतिशील, ये देख लेते हैं इसको। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। Try again. ये गलत है अभी भी। चलिए कोशिश करते हैं कि इस बार सही कर सके इसको। देखते हैं गतिशील को अगर हम मानव का दानव देख लेते हैं, दानव। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। चलिए। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल हो गया समाप्त। है ना मजेदार खेल था? मजा आया होगा आपको भी। चलिए मेरे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस खेल को खेलकर तो दिल खुश हो गया। मतलब अब मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। बच्चों, आप भी इस खेल को घर के सदस्यों के साथ खेलिए और विलोम शब्द लिखिए। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे चंपा दीदी, आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन, हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमारा पास ना है। अरे है तो, वो का है? टोमेटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ, कितनी बार बताओ? टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। हमारा भविष्य है। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। और मौज का खेल कैसा लगा? बढ़िया था ना? चलिए अब हम गणित की ओर चलते हैं। गणित हमारा नया दोस्त है जो हमें खूब हंसाता है और खूब खिलाता है। अगले 20 मिनट में हम गणित के बारे में थोड़ा और जानेंगे। शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं लीटर और मिलीलीटर का रूपांतरण। मिलीलीटर को समझिए। मिलीलीटर बराबर होता है लीटर के। कैसे? देखो, 1000 मिलीलीटर यह बराबर है 1 लीटर के। हुए ना बराबर? और 2000 मिलीलीटर यह बराबर हुआ कितने लीटर? हाँ भाई, 2 लीटर के। अब देखो, 5000 मिलीलीटर, आखिर यह कितने लीटर होगा? बताइए। देखो भाई, यह होगा 5 लीटर। और 10,000 मिलीलीटर होता? ये तो आसान है, पीछे के 3 शून्य तो हटाना है। तो यह होगा कितने लीटर? यह होगा 10 लीटर के बराबर। बहुत अच्छा।
तो हमने समझा 1000 मिलीलीटर, यानी ये 3 शून्य हटाओ तो 1 लीटर। इसी तरह ये 3 शून्य हटाओ तो 2000 मिलीलीटर बन जाता है 2 लीटर। और 5000 मिलीलीटर के हटा दो तो 5 लीटर, और 10,000 के हटाए 3 शून्य तो 10 लीटर। इसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में 2000 और 3 में 3000 मिलीलीटर। 4 लीटर 4000 मिलीलीटर के बराबर होता है। पाँच लीटर यानी 5000 मिलीलीटर और 6 लीटर यानी 6000 मिलीलीटर और 7 लीटर यानी 7000 मिलीलीटर। 8 लीटर 8000 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो 9 लीटर कितना होगा? यह 9000 मिलीलीटर के बराबर होगा। और 10 लीटर, ये होगा 10,000 मिलीलीटर के बराबर। 20 लीटर कितना होगा दोस्तों? 20 लीटर में भी पीछे 3 शून्य लगाओ तो हो गया 20,000 मिलीलीटर। और 25 लीटर, यह होगा 25,000 मिलीलीटर। अब लीटर का मिलीलीटर में रूपांतरण करते हैं। देखो, यह 1 लीटर वाला माप है। इस पे हमने भर दिया कोई भी तरल पदार्थ। अब मुनिया आई। मुनिया की बोतल है जो 1000 मिलीलीटर की है। तो अगर हमने इस 1 लीटर वाले माप से इस बोतल को भरा तो देखो क्या हुआ। अरे अरे अरे, बोतल तो पूरी भर गई। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर गुना 1000 बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर हुआ 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर 2 गुना 1000 यानी 2000 मिलीलीटर। इसी तरह 5 लीटर यानी 5 गुना 1000 मतलब 5000 मिलीलीटर। अब बात करते हैं 1000 मिलीलीटर की। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, मतलब 1000 का अगर भाग किया जाता है तब जाके मिल जाता है 1 लीटर। तो देखो, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो 2000 मिलीलीटर कितना? 2000 बटा 1000 बराबर 2 लीटर। 5000 मिलीलीटर, यह कितना होगा? 5000 बटा 1000 लीटर यानी 5 लीटर। था ना बहुत आसान। दोस्तों, हमने सीखा मिलीलीटर का लीटर में रूपांतरण और लीटर का मिलीलीटर में। एक बार घर पर जरूर अभ्यास करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आओ हम मापन के द्वारा लीटर और मिलीलीटर का रूपांतरण करेंगे। समझेंगे लीटर और मिलीलीटर के रूपांतरण को। देखो, एक उदाहरण है। मीनू ने दुकान से 7 लीटर और 500 मिलीलीटर मूंगफली का तेल खरीदा है। बताइए कि मीनू ने कितने मिलीलीटर तेल खरीदा होगा? इसके लिए सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है वह लिखते हैं। दिया है, मीनू ने दुकान से 7 लीटर और 500 मिलीलीटर मूंगफली का तेल खरीदा है। पूछा क्या है? पूछा है कि मीनू ने
कितने मिलीलीटर तेल खरीदा है। करना क्या होगा, तो भाई लीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा, उसके बाद हम जोड़ करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यह तो आप जान ही गए। तो फिर 7 लीटर में होंगे 7000। तो 7000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ना है। 7000 को ऊपर लिखो, जोड़ कर लिखो 500 मिलीलीटर और इनका जोड़ कर दो। जोड़ करने पर मिलता है 7500 मिलीलीटर। यानी मीनू ने 7500 मिलीलीटर मूंगफली का तेल खरीदा। अब आखिरी सवाल है, एक घड़े में 12 लीटर पानी भरा हुआ है, एक पतीले में 9000 मिलीलीटर पानी है। बताओ किस में ज्यादा है पानी? क्या जानकारी दी गई है इसे समझते हैं। एक घड़े में 12 लीटर पानी भरा है, एक पतीले में 9000 मिलीलीटर पानी है। अच्छा, तो फिर पूछा क्या है? पूछा है कि घड़े में और पतीले में दोनों में से किस में ज्यादा पानी है। करेंगे क्या, हम मिलीलीटर को लीटर में बदल देंगे, उसके बाद दोनों की कर लेंगे तुलना। बहुत आसान है। देखो, जैसा कि आप जानते हो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है और 9000 9 लीटर के। तो घड़े में 12 लीटर पानी है, पतीले में 9 लीटर पानी है, यानी घड़े का पानी ज्यादा है पतीले के पानी से। घड़े में पतीले से ज्यादा पानी हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं चोर और पुलिस का खेल, जिसका नाम है घूम। आपको याद है ना कि इस खेल में हम सवालों के सही जवाब देते हैं, जिससे पुलिस को मदद मिलती है इस बैंक चोर को पकड़ने में। चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम अपना खेल शुरू कर देते हैं। ये देखिए, चोर बैंक लूटकर अपनी मोटरसाइकिल पर भाग रहा है और पुलिस पैदल ही उसका पीछा कर रही है। हमारा पहला सवाल आ गया। सवाल है 38 को 9 से भाग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर 9 के पहाड़े में 38 आ गया तो मतलब 38 9 से भाग हो जाता है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। 38 तो आया ही नहीं, मतलब 38 को हम 9 से भाग नहीं कर सकते। तो ये गलत है। अगला सवाल है कि 20 6 के पहाड़े में आता है। तो जल्दी से 6 का पहाड़ा पढ़िए और बताइए कि उसमें 20 आता है या नहीं। 6 तिये 18, 6 चौके 24। 20 आया दोस्तों? नहीं, तो ये भी क्या हुआ? गलत। अगला सवाल गुणा से है कि 60 गुणा 60 बराबर है, दिया है 3610। क्या लगता है? चलिए गुणा कर देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो 6 गुना 6 हो गए 36 और 0 मिलकर हुए 2 0, यानी कि 60 गुना 60 बना 3600। लेकिन यहाँ तो उत्तर कुछ और ही दिया है, तो ये भी क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा, ये भी है गलत। अगला सवाल है कि 3 6 से बड़ी संख्या है। तो दोस्तों बताइए कि क्या 3 6 से बड़ा है? नहीं, 3 तो 6 से छोटा है, तो ये भी गलत है। आज के सभी सवालों का उत्तर अभी तक गलत ही आ रहा है। कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1 0 से बड़ी संख्या है। तो ये तो सही है ना,
1 बड़ा है और 0 छोटा। फिर अगला सवाल है कि 7 एक ऋण संख्या है। तो याद करिए कि ऋण संख्याएं और धन संख्याएं क्या होती हैं। ऋण संख्याएं होती हैं जिनके आगे माइनस या घटाव का चिन्ह लगा होता है, लेकिन यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 7 एक धन संख्या है, तो ये गलत है। अगला सवाल भिन्न का है कि 2/14 एवं 8/56 समान है। तो 2/14 को अगर हमें 8/56 बनाना हो तो किसी अंक से गुणा करना होगा। तो किस अंक से गुणा कर सकते हैं? 2 चौके होते हैं 8, मतलब 2 को गुणा किया गया है 4 से, तो ही 8 आया। तो 2 गुणा 4 हो गए 8, वहीं 14 गुणा 4, 14 चौके होते हैं 56। तो हो गए ना ये एक समान, यानी कि 2/14 एवं 8/56 दोनों समतुल्य भिन्न है, तो ये सही है। अगला सवाल फिर भिन्न से है कि 2/14 बराबर है 6/19। तो 2 तिये हो गए 6, लेकिन 14 और 19 ये तो किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या हुआ? गलत। अगला सवाल है 3/8 जमा 11/8 बराबर है 14/8। तो ये हैं समान हर वाली भिन्न, जिन्हें हम आसानी से जमा कर सकते हैं। तो 11 और 3 मिलकर हो गए 14, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 3.02 जमा 3.17 बराबर है 6.19। तो ये भी बिल्कुल सही है, आप जमा करके देख सकते हैं। अगला सवाल है 7.26 घटाव 5.28 बराबर है 1.98। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। जी, ये भी सही था। फिर से दशमलव का सवाल है 4.18 जमा 0.01 बराबर है 4.200। तो जमा करिए और देखिए कि क्या ये सही है या नहीं। 8 और 1 तो 9 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 दिया है, तो मतलब ये गलत हुआ। अगला सवाल है कि 6 और 9 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 18 है। तो 6 और 9 के गुणनखंड निकालिए और लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालिए, हुआ ना 18, तो ये सही है। अगला सवाल महत्तम समापरिवर्त्य से है कि 4 और 12 का महत्तम समापरिवर्त्य 4 है। तो यहाँ पर भी 4 और 12 के गुणनखंड निकालिए और जो गुणनखंड समान है उन्हें आपस में गुणा कर दीजिए। क्या ये 4 ही है? जी, तो ये भी सही है। सवाल है कि 2 और 11 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर होगा। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम करते हैं चारों भुजाओं का जोड़, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप होगा 11 सेंटीमीटर जमा 11 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 11 और 11 मिलकर हो गए 22 और 2 और 2 4। 22 और 4 मिलकर हो गए 26। तो ये भी सही है। 6 और 15 का महत्तम समापरिवर्त्य 3 है। तो इसका जवाब आप दीजिए दोस्तों। निकालिए 6 और 15 के गुणनखंड और बताइए कि सबसे छोटे गुणनखंड जो दोनों में समान हैं वो कौन से हैं? वो 3 ही है। तो ये भी सही है। देखा दोस्तों, हम सवालों के सही जवाब देते गए और कैसे पुलिस ने चोर को आसानी से पकड़ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।
हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब बारी है अभ्यास के लिए शाब्दिक सवाल की, जिन्हें करना है आपको हल। तो आ जाओ कॉपी पेन लेकर, ध्यान से सवाल को पढ़ो और फिर हल करो। ये रहा पहला सवाल। एक बाल्टी में 2 लीटर और एक मग में 250 मिलीलीटर पानी है, तो बताइए कि दोनों में कुल कितना मिलीलीटर पानी है। क्या करना है? लीटर को मिलीलीटर में बदलना है दोस्तों। कैसे बदलेंगे हमने अभी सीखा है। लगाओ दिमाग और करो हल। अगला सवाल है, बड़ी घड़े में 3 लीटर और छोटे घड़े में 1000 मिलीलीटर पानी है। बताना है कि दोनों घड़ों में कुल कितना मिलीलीटर पानी है। उत्तर मिलीलीटर में बताना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे। अगला सवाल है, चिंटू ने अपनी मोटरसाइकिल में 2 लीटर पेट्रोल डाला। पिंटू ने अपनी मोटरसाइकिल में 1500 मिलीलीटर पेट्रोल डाला। तो किसकी मोटरसाइकिल में ज्यादा पेट्रोल है, कैसे पता चलेगा? चिंटू की या फिर पिंटू की? पता करो। अगला सवाल, एक दूध के बर्तन में 15 लीटर दूध है। अगर उसमें से 6 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध निकाल लिया, तो बर्तन में कितना दूध शेष रहेगा? हल करो दोस्तों। आखिरी सवाल है, मीनू के घड़े में 2 लीटर 650 मिलीलीटर माखन है। उसकी माँ के घड़े में 3 लीटर 350 मिलीलीटर माखन है। बताइए कि दोनों के घड़े में कुल कितना माखन है। लगाओ दिमाग दोस्तों, इसका जवाब निकाल कर रखो। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। आज की स्टोरी है दोस्तों के ऊपर। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है रुक्मिणी बैनर्जी और अनुवादक है मनीषा चौधरी। इस कहानी की चित्रकार है रुजुता घाटी। क्या आप गैस कर पाओगे इसका नाम क्या है? सही जवाब, इस कहानी का नाम है माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यह कहानी सुनने की बहुत उत्सुकता है। चलो तो फिर बिना वक्त गवाए देखते हैं और सुनते हैं माय फ्रेंड्स। I have many friends. Some of my friends are older and some of them are younger than me. Some of my friends are old and some of them are tiny. Some of my friends have tails. Some of my friends have no feet. Some of my friends fly. Some of them swim. Oh, books are my friends too. But who is my best friend? Who? My mother. यह कहानी तो मेरे दोस्तों की तरह ही बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं इसे दोबारा सुनूंगी। I have many friends. Some of my friends are older and some of them are younger than me. Some of my friends are old and some of them are tiny. Some of my friends have tails. Some of my friends have no feet. Some of my friends fly. Some of them swim. Oh, books are my friends too. But who is my best friend? Who? My mother. अरे,
इस कहानी में तो मेरे जैसे सारे दोस्तों के बारे में बताया गया है, छोटे बड़े, पर जो मनुष्य नहीं बल्कि पक्षी या प्राणी हैं। लेकिन कुछ भी कहो, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती हमेशा अपनी माँ से होती है ना? चलो तो फिर इस कहानी को अपनी माँ को सुनाएं। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं। गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सिंग होता है, परंतु असल में वह सिंग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है।
गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है। सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।